हेलो एवरीवन। आज हम ल्यूसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। सबसे पहले हम विकास यानी डेवलपमेंट का परिभाषा जानेंगे। विकास एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन प्रयत्न तक अविराम होता रहता है। यानी विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता बल्कि इसके अंतर्गत वे भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर जीवन मृत्यु प्रयत्न तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। यानी जन्म से लेकर यानी गर्भकाल से लेकर जीवन प्रयत्न यानी मृत्यु तक विकास चलता रहता है। केवल शरीर का वृद्धि ही नहीं बल्कि इसमें शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक परिवर्तन सभी मिला करके विकास को परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्द हम बोल सकते हैं कि विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। यानी हमेशा इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य समय को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। इसमें नया नया गुण आता रहता है और पुरानी चीज़ों को लुप्त होते जाता है। जैसे दांत निकलना, अस्पष्ट उच्चारण करना, कूदना, भागना, दौड़ना, ये सब क्रमिक परिवर्तन होते रहता है। रोना, चिल्लाना, ये सब परिवर्तन होते रहता है। तो इसमें प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर समय को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। अब आते हैं हरलॉक के अनुसार विकास को हम जानेंगे। हरलॉक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है वरन वह व्यवस्थित तथा समनुगत यानी कोहेरेंट पैटर्न परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है। इनमें नया नया गुण आते रहता है, नया नया चीज़ों के बारे में समझ में आता है, नए नए चीज़ों के बारे में जानता है, उसको समझता है और उसको अपने अनुसार ढालता है। अब आते हैं व्यवस्थित शब्द का तात्पर्य है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य होता है और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। समनुगत यानी कोहेरेंट पैटर्न शब्द का अर्थ है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते हैं, उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है, तो कुछ न कुछ जुड़ा हुआ रहता है कोहेरेंट में। अब आते हैं आगे मुनरो के अनुसार विकास को किस प्रकार परिभाषित किया गया इसके बारे में हम जानेंगे। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। पहले बता चुके हैं कि बच्चे का विकास भ्रूणावस्था यानी गर्भकाल से ही शुरुआत हो जाता है, आजीवन प्रयत्न चलते रहता है। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर विकास का जो गुण होता है वह विकास कहलाता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले सारे परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है। तो वंशानुगत क्रम से प्राप्त होने वाला विकास होता है, वातावरण से प्राप्त होता है। तो इस विकास में वंशानुक्रम से प्राप्त गुण होते हैं, वातावरण से प्राप्त गुण होते हैं, समाज से प्राप्त गुण होते हैं। तो फिर ये सो विकास है सो सभी दिशाओं में होने वाले परिवर्तन है जिसको समझने में थोड़ा समय लगता है। अब आते हैं विकास के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन और चौथा है नए गुणों की प्राप्ति। तो विकास को प्रक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आकार में परिवर्तन, जैसे कहेंगे चेंज इन साइज, आकार में परिवर्तन। चेंज इन साइज शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो आकार में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, हमेशा साइज बढ़ते रहता है।
और कभी कभी अगर मोटा शरीर हो गया तो दुबला भी हो सकता है, यानी आकार में परिवर्तन होगा ही। अब आते हैं अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन। तो चेंज में भी प्रोपोर्शन अनुपात में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे कोई अंग जल्दी विकास कर जाता है, कोई धीरे धीरे विकास करता है। तो विकास क्रम में पहले आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन अनुपातित होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। कोई भी अंग जल्दी विकास होगा, कोई धीमी गति से विकास होगा, यानी एक अनुपात में विकास नहीं होता। उदाहरण, शैशवावस्था में बालक स्व केंद्रित होता है, जबकि बालावस्था में आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। जब शैशवावस्था है, बच्चे का जन्म होता है तो स्व केंद्रित होता है, वह अपने बारे में सोचेगा, वह अपने पेट भरने के लिए सोचेगा और स्व केंद्रित होता है। लेकिन बाद में जब आसपास के बारे में समझेगा, वातावरण समझेगा, समाज के बारे में समझेगा, तो व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है, वातावरण में रुचि लेने लगता है। तो इस प्रकार के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। अब आते हैं सी, तीसरा आता है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन विकास की प्रक्रिया में को प्रभावित करता है। डिसएप्रिएशन ऑफ ओल्ड फीचर्स, प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। उदाहरण, बचपन के बालों तथा दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियाँ, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाते हैं। तो पुरानी रूपरेखा परिवर्तित होती रहती है। तो बच्चा सबसे पहले धीरे धीरे चलना, खिसकना चालू करता है, उसके बाद घुटने के बल चलने लगता है, उसके बाद रोता है, चिल्लाता है, धीरे धीरे चलना चालू करता है, माँ बाप के हाथ की उंगलियों को पकड़ के चलना प्रारंभ करता है, फिर कोई वस्तुओं को पकड़ खिसकना चालू करता है, फिर कोई वस्तु को उठा लगता है, फिर भारी वजन को उठाना चालू कर देता है। तो यही प्रकार है कि पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होते रहता है। अब आते हैं अंतिम में नए गुणों की प्राप्ति, यानी एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स में नए नए गुण को प्राप्ति करता है। विकास क्रम में जहाँ एक तरह पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि अस्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। नए नए गुण प्राप्त करते हैं, जैसे पुराने गुणों को छोड़ता है तो नए गुणों को प्राप्त करता है। अब आते हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें सबसे पहले हम विकास के निश्चित प्रतिरूप को समझेंगे, उसके बाद विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर समझेंगे, फिर तीसरा है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, और इस प्रकार से हम विकास के सिद्धांत को जानेंगे। देन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने रहने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। तो विकास है तो सार्वभौमिक होता है, निरंतर चलते रहता है, यानी गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु प्रौढ़ावस्था से मृत्यु तक चलते रहता है। लेकिन प्राणी विकास निश्चित नियमों के आधार पर होता है, कुछ नियम होता है जिसके अनुसार विकास होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती है। विकास के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम है विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। डेवलपमेंट फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न, कुछ निश्चित नियम अपना आपको निश्चित पैटर्न पर लागू करता है। मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। कहेंगे मनुष्य का शारीरिक विकास कितने दिशाओं में होता है? दो दिशाओं में। पहला होता है मस्तकाधोमुखी विकास, दूसरा होता है निकट दूर दिशा। होता है क्या? निकट दूर दिशा में क्या, सबसे पहले निकट में, उसके बाद दूर में। पहला है मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, यानी सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट सीक्वेंस में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद में की सभी अवस्थाओं में विकास का ही क्रम रहता है। तो सबसे पहले सिर में विकास होगा, उसके बाद सिर से हाथ में, पेट में, उसके बाद पैर में विकास होगा। ये हो गया विकास, मस्तकाधोमुखी विकास हो गया। अब आते हैं निकट दूर विकास क्रम, यानी प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस। इस क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। तो सबसे पहले नाभि के आसपास विकास होगा, उसके बाद हाथ में विकास होगा, उसके बाद अंगुलियों में विकास होगा। यह विकास क्रम है निकट दूर विकास क्रम।
ये विकास का एक निश्चित प्रतिरूप में विकास हो रहा। अब आते हैं विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। कोई भी विकास है सबसे पहले सामान्य से, उसके बाद विकास। जैसे हाथ चलाना है तो हाथ का यूज होना है तो सबसे पहले हाथ पूरा चलाएगा, उसके बाद हाथ को मोड़ना चालू करेगा, कोई वस्तु को पकड़ना चालू करता है। तो इस प्रकार विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। सभी प्रकार में विकास लागू करता है सामान्य से विशेष की ओर। यानी सबसे पहले कोई चीज़ समझना है तो उदाहरण से समझेगा, उसके बाद नियम को फॉलो करता है, उदाहरण से नियम की ओर। यानी सामान्य से विशेष की ओर विकास चलता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। डेवलपमेंट प्रोसेस बाय स्टेज, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग विकास होता है। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5-6 माह में आते हैं। कोई भी विकास है सो विकास अवस्था में आने पर होता है। जैसे बच्चा का दांत निकल गया है, अब दांत निकल गया तो एकाएक नहीं निकल गया, बल्कि उसका नींव जो है, उसका बेस है, वो गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो गया है। तब गर्भावस्था के 5वें माह में प्रारंभ हो गया है। और जन्म लेने के 5 महीने के बाद दांत जन्म लेता है। और दूध का दांत जब बड़ा होगा तब है सो दूध का दांत झड़ने के बाद परमानेंट टीथ यानी अस्थायी दांत आता है। तो ये विकास होता है सो स्टेज विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार होता है। अब नेक्स्ट आते हैं विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट इन डेवलपमेंट, यानी प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जब बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है, वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है। जिसका शरीर जल्दी फुर्तीला हो गया, जल्दी से चलने लगेगा, वह जल्दी से बोलना चालू करता है। आप देखे होंगे कि कुछ बच्चा देर से बोलना चालू करता है तो उसका शारीरिक क्रिया भी देर से विकास होता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है, उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देर से होता है। यानी शरीर अगर जल्दी से विकास हुआ तो जल्दी से बोलने लगेगा, जल्दी से समझने लगेगा। और जिसका शारीरिक क्षमता कमज़ोर है, उसका मानसिक क्षमता भी कमज़ोर हो जाएगा। यह है विकास के व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। अब पांचवा आते हैं विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। कुछ विकास तीव्र गति से, कुछ मंद गति से पाई जाती है। डेवलपमेंट प्रोसेस्ड इन ए स्पायरल फैशन, यानी किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद में मंद पड़ जाती है। यानी कोई भी विकास से सबसे पहले तीव्र होगा या उसके बाद मंद पड़ जाता है, यानी विकास गति तीव्रता मंदता पाई जाती है। विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। बहुत सारे स्वरूप है परस्पर भिन्न संबंधित रहेगा, यानी वेरियस फॉर्म्स आर इंटर रिलेटेड इन डेवलपमेंट। यानी अगर शारीरिक विकास किया तो उसका मानसिक क्षमता भी विकास करेगा। यदि शारीरिक प्रोसेस कमज़ोर है तो मानसिक भी कमज़ोर होगा, सामाजिक भी कमज़ोर होगा। यानी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, विकास एक दूसरे से रिलेटेड होते रहते हैं। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम मैच्योरल एंड लर्निंग। विकास बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता व शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है, उसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती। परिपक्वता है कुछ न कुछ वंशानुगत होता है। शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करता है।
यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। यानी विकास में बहुत सारे फैक्टर्स है काम करते हैं। पहला वंशानुक्रम है, वंश जैसा है वैसा उसका शरीर होगा। फिर है शिक्षण, जैसे शिक्षा ग्रहण करेगा वैसा होगा। अभ्यास, अगर वो कड़ी अभ्यास करेगा तो जल्दी विकास कर पाएगा। वातावरण, समाज, बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं किसी के विकास के लिए। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैंने लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है ना, लगातार चलते रहता है विकास, यानी गर्भावस्था से मृत्यु तक, मृत्यु प्रश्न तक चलते रहता है विकास। इसी को कहा गया अविराम प्रक्रिया है, कभी रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है, कभी नहीं रुकेगा, हमेशा निरंतर प्रक्रिया चलते रहता है। प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने, बैठने, चलने, फिरने और दौड़ने, भागने की क्रियाएं करने लगता है। यानी विकास एक अविराम प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हम पढ़ रहे थे विकास के सिद्धांत के बारे में, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो विकास क्रम को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आता है वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बुद्धि, यौन, इस प्रकार कारक है जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अब इसे हम अलग अलग खंडों में पढ़ेंगे। पहला है वंशानुक्रम यानी हेरेडिटी। वंशानुक्रम के बारे में डिंक मेयर ने कहा है। डिंक मेयर के अनुसार 1965 में वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियाँ प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वरूप और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। यानी वंशानुक्रम बहुत बड़ा उत्तरदायी होता है, जिसका जो बुद्धिशाली है उसका वंशज भी बुद्धिमान होगा। नाय का बेटा नाय होगा, राजा का बेटा राजा होगा। तो इस प्रकार का क्रम है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के बारे में बोला गया है प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। तो वंशानुक्रम बहुत बड़ा कारक होता है। माता के रज तथा पिता के वीर्य कणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। गर्भाधान के समय जीन भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। ये जीन ही वंशानुक्रम के वाहक हैं। अतः एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता पाई जाती है, दिखाई देती है। ये भिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएशन है। लॉ ऑफ वेरिएशन पूछेगा, लॉ ऑफ वेरिएशन क्या है? तो एक ही माता पिता के संतान भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। यह है लॉ ऑफ वेरिएशन। अब अगला नियम है प्रतिगमन के नियम है। लॉ ऑफ रिग्रेशन के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के संतान दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। पूछेगा लॉ ऑफ रिग्रेशन यानी प्रतिगमन का नियम क्या है? तो कभी कभी ऐसा संयोग होता है कि प्रतिभाशाली माता पिता के संतान दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। यदि राजा का बेटा भी कभी कभी डरपोक कमजोर भी हो सकता है। तो ऐसा है प्रतिगमन के नियम यानी लॉ ऑफ रिग्रेशन के अनुसार। अगला फैक्टर्स है जो विकास को प्रभावित करता है वह है वातावरण यानी इन्वायरमेंट। वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। उसका घर वातावरण ही है जो मनुष्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आहार नेक्स्ट कारक है आहार यानी न्यूट्रिशन। माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। आहार कितना मिल रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आहार में कौन कौन सा संतुलित आहार मिल रहा है, कौन कौन सा तत्व मिल रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट कारक है रोग यानी डिजीज। जिससे ज़्यादा रोग होगा वह अपने आप कमज़ोर हो जाएगा, वह विकास में उतना ही पीछे रह जाएगा। शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं।
बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो ज़्यादा दिनों तक बीमार रहेगा उसका शारीरिक और मानसिक अवरुद्ध हो जाएगा, यानी जो जितना रोगी बच्चा होगा उतना ही उसका विकास कम हो जाएगा। नेक्स्ट कारक है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। बालक के अंदर पाए जाने वाले ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड भी बहुत बड़ा कारक है, विकास को प्रभावित करता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियां तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। नेक्स्ट है बालक के लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। पुरुषत्व के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछ, पुरुष जैसी आवाजें तथा स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथि यानी गोनाड ग्लैंड पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर दो ग्रंथियों का नाम दिया गया है, पैराथायरॉयड ग्रंथि और दूसरा है जनन ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि हड्डियों तथा दांतों के विकास के लिए उत्तरदायी है, जबकि जनन ग्रंथि यानी गोनाड ग्लैंड से स्त्रीत्व तथा पुरुषत्व के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट कारक है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है। विकास को प्रभावित करने के लिए बुद्धि भी महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्बल बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। यानी जिसका बुद्धि ज़्यादा है वो जल्दी से विकास करेगा और जिसका बुद्धि कम है वो देर से विकास करेगा। नेक्स्ट कारक है यौन यानी सेक्स। तो यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यौन यानी सेक्स, कोई लड़का है या लड़की, इस पर भी विकास प्रभावित करता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है, परंतु वह संधि अवस्था के प्रारंभ होते हैं। लड़कियों में परिपक्वता का लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है, यानी सबसे पहले पूर्ण होता है लड़कियों का, उसके बाद लड़कों का। कह रहा है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी पहले पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से हमारा विकास को प्रभावित करने वाला कारक समाप्त हो गया है। पहला कारक था वंशानुगत, दूसरा आता है वातावरण, तीसरा आहार कारक था, चौथा रोग, पांचवा अंतःस्रावी ग्रंथियां, छठा है बुद्धि, सातवां है यौन। इस प्रकार से विकास को प्रभावित करने वाले 7 कारक हो गए। अब आते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहले हम जानेंगे रॉस के अनुसार। विकास की अवस्थाएं रॉस के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। रॉस के अनुसार पहला है शिशुअवस्था जो 1 से 3 वर्ष के बीच में होता है। पूर्व बाल अवस्था 1 से 6 वर्ष के लिए है। उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष के लिए है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के लिए है। रॉस के अनुसार विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। अब आते हैं हरलॉक के अनुसार। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलॉक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इसके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित है। अब हरलॉक के अनुसार विकास को 11 भागों में बांटा गया है। पहला है गर्भावस्था यानी गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा होता है शिशुअवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। वयस संधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक। वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद होता है वृद्धावस्था। इस प्रकार से हम विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जाने हैं। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया है। पहला है गर्भकालीन अवस्था यानी पेरेंटल पीरियड। इसमें विकास है। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है, यानी गर्भ से जन्म तक, यानी पेट में जब तक है वह अवस्था गर्भकालीन अवस्था होता है। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। इसमें तीव्र गति से विकास होता है। समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। विभिन्न प्रकार का आकृति बनता है इसमें। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। इसमें शारीरिक परिवर्तन ही मुख्यतः होते हैं। इस प्रकार गर्भकालीन अवस्था हो गया,
जन्म तक है ना, गर्भाधान से जन्म तक होता है गर्भकालीन अवस्था। अब आते हैं शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। जन्म से लेकर 15 दिन के अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था जन्म से 15 दिन तक होता है शैशवावस्था। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि पेट में गर्भ में था तो उसका अलग वातावरण था, अब बाहर आ गया तो इसका अलग वातावरण, अलग समाज हो गया। इस प्रकार ये समायोजन यानी एडजस्टमेंट की अवस्था भी कहा जाता है। एडजस्ट हो रहा है, उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। तो क्या एडजस्ट कर रहा है, यानी समायोजन की अवस्था भी कहेंगे। अब आते हैं बचपना अवस्था यानी बेबीहुड। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक चलती रहती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। बचपनावस्था क्या है, दूसरों पर निर्भर रहता है। यह स्व केंद्रित बच्चा होता है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान होते हैं, संवेगात्मक होते हैं। तो बचपनावस्था यानी चाइल्डहुड संवेग प्रधान होती है। चौथा है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। बाल्यावस्था क्या है, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पर महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष के बीच में होता है, पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। फिर आता है उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट चाइल्डहुड 7 से 12 वर्ष के बीच में। 7 से 12 वर्ष हो गया उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था यूँ कहें तो 12 वर्ष तक का ही बाल्यावस्था होता है। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिज्ञासक खूब होते हैं, जिससे वह अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। बाल्यावस्था में तरह तरह के सवाल पूछता है, ये क्या है, ये क्या है। तो बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, बहुत चीज़ जानना चाहता है। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। तो बाल्यावस्था में समूह बनाकर रखते हैं और समूह में खेलना कूदना साथ रहना पसंद करते हैं। बाल्यावस्था के बाद आते हैं वयसंधि यानी प्यूबर्टी के अंदर। वयसंधि यानी प्यूबर्टी बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच। तो इस प्रकार वयसंधि प्यूबर्टी है सो बहुत बड़ा योगदान निभाता है। अब आते हैं किशोरावस्था एडोलेसेंस के बारे में। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। किशोरावस्था एडोलेसेंस को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व किशोरावस्था यानी अर्ली एडोलेसेंस, इसे 13 से 16 वर्ष के रखा गया है। उत्तर किशोरावस्था यानी लेट एडोलेसेंस, इसे 17 से 21 वर्ष के बीच रखा गया है। किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष तक होता है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व किशोरावस्था को 13 से 16 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष को। किशोरावस्था, इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों के शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। अब आएंगे प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड के बारे में। किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्षों की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। अब आएंगे मध्य अवस्था है मिडिल एज के। 41 से 60 वर्ष की आयु में मध्यावस्था माना गया है। मध्यावस्था कितने वर्ष के बीच में है, 41 से 60 वर्ष के बीच में। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं। मध्यावस्था के बाद आएंगे वृद्धावस्था के बारे में, यानी ओल्ड एज, वृद्ध होने वाला अवस्था। जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत
समय तक मानी जाती है, यानी 60 साल से ऊपर के एज को ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था कहा जाता है। यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार से विकास की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ लिए। गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वयसंधिन, प्यूबर्टी, किशोरावस्था, एडोलेसेंस, प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड, मध्यावस्था, मिडिल एज, वृद्धावस्था, ओल्ड एज। अब आएंगे परीक्षोपयोगी तथ्य, माने एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसे अनिवार्य रूप से पढ़ें। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। यह अनेक बार क्वेश्चन में आया है, भी आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन प्रयत्न तक चलता है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि मात्रात्मक होता है। याद रखिएगा, विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि मात्रात्मक होता है। विकास क्रम प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है, परिपक्व प्रदान करेगा। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक यानी कॉन्स्ट्रक्टिव होते हैं। उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव होते हैं। यानी जब शुरुआत होता है तो रचनात्मक यानी शरीर का निर्माण होता है, उसका विकास होता है। जब वृद्धावस्था में आ जाता है तो वृद्धावस्था होने के बाद शरीर में से धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, तो उसका कहेंगे विनाशात्मक होता है। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था ने मैच्योरिटी की ओर ले जाते हैं। मानव का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है मस्तकाधोमुखी विकास। भ्रूणावस्था से पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। इस प्रकार विकास दो दिशाओं में होता है, पहला मस्तकाधोमुखी विकास और दूसरा है निकट दूर विकास क्रम। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी उदाहरण से नियम की ओर। प्रत्येक बालक के विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती, सभी का विकास अलग अलग अनुपात में होता है। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायता करता है। अब आएंगे विकास, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। कौन कौन से तत्व है जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले हैं? तो है पोषण या न्यूट्रिशन, बुद्धि इंटेलिजेंस, यौन सेक्स, अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोलेशन ग्लैंड, प्रजाति रेस, रोग एवं चोट डिजीज एंड इंजरीज, घर का वातावरण फैमिली इन्वायरमेंट, पास पड़ोस का वातावरण नेबरहुड इन्वायरमेंट, विद्यालय का वातावरण स्कूल इन्वायरमेंट, सांस्कृतिक वातावरण कल्चरल इन्वायरमेंट, शुद्ध वायु तथा प्रकाश फ्रेश एयर एंड लाइट। ये सभी कारक है जो बालक के विकास में को प्रभावित करता है। शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। तो शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था है। विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य भूमिका है, मुख्य विशेषताएं हैं अपरिपक्वता, प्राश्रितता, संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता, ये सब है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। अब आते हैं बचपनावस्था की विशेषताएं। बचपनावस्था की विशेषताएं होती है खतरनाक अवस्था,
यानी डेंजरस स्टेज, अजीबोगरीब अवस्था क्रिटिकल स्टेज, आत्मनिर्भरता की अवस्था यानी पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंसी, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, ग्रेजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन, आत्मकेंद्रित सेल्फ सेंटर्ड, स्वप्रेमी, नैतिकता का अभाव, लैक ऑफ मोरालिटी, अनुकरण की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन, मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। ये सब है बचपनावस्था की विशेषताएं हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है। कोई काम कर रहा है और टोकाटोकी पसंद नहीं करेगा। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति होती है, कुछ बोल दोगे तो गुस्सा जाएगा। वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है, उसके काम में रुकावट नहीं चाहता है। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु यानी एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। चुस्ती की आयु कहता है, चुस्त दुरुस्त रहेगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा। गंदे आयु यानी डर्टी एज, गंदे विचार आते हैं मन में। समूह आयु यानी गैंग एज, यानी गैंग में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करेगा, अकेले नहीं रहेगा, ग्रुप बना कर रहेगा। सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु यानी एज ऑफ मोरालिटी, उसमें नैतिकता का भी गुण आता है। विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। विकास की अवस्था में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है, तो कहेंगे किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस अवस्था को किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। बात है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता, कौन कौन सी विशेषता है जो किशोरावस्था के लिए विशेषता है। यह परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में विषम लिंगी भावना का विकास होता है। विषम लिंगी का भावना होता है तो रहेगा कि लड़का है लड़की को आकर्षित होता है, लड़की है लड़का की ओर आकर्षित होता है। विषम लिंगी भावना होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है, अलग अलग कल्पना करेगा। यह तनाव और परेशानी की अवस्था है, तो अपने आप को एडजस्ट करना चाहता है, तो अब तनाव परेशानी में रहेगा। यह पूर्ण बुद्धि की अवस्था कहलाती है, यानी पूर्ण रूप से बुद्धि परिपक्व होने लगता है। यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। कहेगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम वकील बनेंगे, तो मतलब व्यवसाय चुनता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कोई ट्यूशन पढ़ाना चालू कर देगा, कोई काम करना चालू कर देगा, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, सभी लोग जानते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होता है। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, तो कहेगा कि मात्रात्मक परिवर्तन किसमें होता है, वृद्धि में, जबकि गुणात्मक होता है विकास में। वृद्धि है शारीरिक परिवर्तन है, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास में वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है, यानी खेल से में बच्चा ज़्यादा सीख पाता है। विकास में वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है, खेल में बच्चा सीख पाता है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। तो विकास कर रहा है, स्मरण कर रहा है, याद कर पाता है, रिमेम्बर कर लेता है, तर्क देता है, अपने अनुसार किसी चीज़ को बोलता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है। पूछेगा क्वेश्चन में गर्भ में बालक कितने दिन में विकसित होते हैं, तो 280 दिन में। नवजात शिशु का भार कितना होता है, 7 पाउंड। तो कहेगा कि नवजात शिशु का वजन कितना हुआ, 7 पाउंड, 7 पाउंड। हरलॉ के अनुसार क्या है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। हरलॉ क्या बोले, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मैकडूगल ने मूल परिवर्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया। कहेगा क्वेश्चन, मैकडूगल ने मूल परिवर्तनों को कितने भागों में परिवर्तित किया, तो 14 प्रकार से वर्गीकृत किया। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया। डम्बिल है उनके अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। डम्बिल ने क्या कहा
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। हरलॉक का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत 12 से 21 वर्ष तक की आयु की किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन जन्म लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के व्यवहार के परिमार्जन के लिए तथा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है। बाल मनोविज्ञान एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं के साथ साथ उन सभी कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। अब आते हैं जॉन वी वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। वाटसन के कथन है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकूं। क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना दूं, तो आपका सही जवाब होगा वाटसन के अनुसार है, अधिगम, अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन पर विशेष ध्यान केंद्रित रहना व्यवहारवादियों की प्रमुख विशेषता है। विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। इस अवस्था में विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानसिक योग्यताएं, कल्पना शक्ति, भाषा एवं रुचि, अभिरुचि का विकास। नेक्स्ट है शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अधिवृद्धि यानी ग्रोथ कहा जाता है। शारीरिक वृद्धि को ग्रोथ यानी अधिवृद्धि कहा जाता है, क्योंकि अधिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है तथा शारीरिक विकास एक निश्चित सीमा व समय व सीमा के अंतर्गत होता है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। कहेगा कौन कौन सिद्धांत है, तो कहेगा कि फ्रॉयड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, कहेगा फ्रॉयड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत, चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। इस प्रकार से हमारा दूसरा अध्याय विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध समाप्त हुआ।